मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंघवी अपने नए वीडियो के साथ। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको निक्षेप अनुबंध के बारे में बताया था। उसमें हमने निक्षेपी के अधिकार, कर्तव्य, निक्षेप ग्रहीता के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे खोई हुई वस्तु पाने वाले के अधिकार तथा कर्तव्य। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स लॉस्ट। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 71 के अनुसार 71 के अनुसार जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की खोई हुई कोई वस्तु मिल जाती है और वह उसको अपने अधिकार में रख लेता है तो उसका यह कर्तव्य निक्षेप ग्रहीता की भांति हो जाता है। अर्थात खोई हुई वस्तु पाने वाले का ने उस वस्तु को पाया और उसके बाद उसे उसके मालिक को लौटाने का दायित्व होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खोए हुए माल को प्राप्त कर लेता है तो वह निक्षेप ग्रहीता बन जाता है। अतः खोई हुई वस्तु प्राप्त करने वाले के वे ही अधिकार एवं कर्तव्य हो जाते हैं जो सामान्यतः निक्षेप ग्रहीता के होते हैं। यहाँ उसके विशेष अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अधिकार सबसे पहला है माल पर ग्रहणा अधिकार। मैं अभी कुछ समय बाद आपको ग्रहणाधिकार को स्पष्ट रूप से समझाऊंगी। खोया हुआ माल प्राप्त करने वाला उस माल पर ग्रहणाधिकार प्राप्त करता है, अर्थात वह उस वस्तु को तब तक अपने पास रोक सकता है जब तक कि उसका स्वामी उसके द्वारा किए गए खर्चों एवं घोषित इनाम की राशि नहीं देता है। दूसरा अधिकार है स्वामी को छोड़कर समस्त संसार के विरुद्ध माल पर अधिकार। खोए माल के प्राप्त करने वाले व्यक्ति को माल के वास्तविक स्वामी को छोड़कर माल पर अधिकार होता है। वह माल को अपने पास रख सकता है तथा उस माल को अन्य व्यक्तियों को देने से मना कर सकता है। तीसरा, घोषित पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकार। यदि माल खोया हुआ माल किसी एक व्यक्ति या निक्षेप ग्रहीता को प्राप्त हो जाता है और जिस व्यक्ति का माल खोता है वह उस माल को ढूंढने वाले के लिए कोई इनाम घोषित करता है तो यहाँ पर उस घोषित इनाम को प्राप्त करने का अधिकार होता है। लालमन शुक्ल वर्सेस गौरीदत्त के मामले में ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पर इनाम की घोषणा लेट उसके लिए न होने के कारण इनाम की राशि उसे प्राप्त नहीं की गई। माल को बेचने का अधिकार। खोए हुए माल के प्राप्तकर्ता को माल के वास्तविक स्वामी को ढूंढने के सभी उचित प्रयास करने चाहिए, किंतु जब प्रयास करने के बाद भी मालिक का पता नहीं चलता है तो वह उस माल को बेचने का अधिकार भी प्राप्त करता है। पहला, जब माल सामान्यतः बेचा जाता हो। माल इस प्रकार का है कि उसको बेचा जा सकता है। यदि उचित प्रयासों के बाद भी
माल के वास्तविक स्वामी का पता नहीं चल पाता हो। यदि मालिक मिल जाए किंतु माल को प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए खर्च को चुकाने से वह इनकार कर देता है, तो माल प्राप्त करने वाला या जिसे खोया हुआ माल मिलता है वह उस माल को बेचकर अपने द्वारा किए गए व्ययों का भुगतान प्राप्त करने का वैधानिक अधिकारी होता है। ये तो थे आपके 4 अधिकार। अब हम लेंगे कर्तव्य। खोया हुआ माल पाने वाले के कुछ कर्तव्य हैं जो निक्षेप रहिता के समान ही होते हैं और कुछ विशेष हैं। सबसे पहला, प्राप्त माल को की उचित देखभाल करनी चाहिए। दूसरा, देख रेख में उपेक्षा करने पर माल के स्वामी की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। माल अपने निजी माल में या निजी उपयोग के लिए उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्राप्त माल को अपने माल में नहीं मिलाना चाहिए। माल के स्वामी की खोज के लिए आवश्यक प्रयास करने चाहिए। माल का वास्तविक स्वामी मिलने पर माल को लौटा देना चाहिए। माल को क्षति पहुंचने या न लौटाने की दशा में माल की स्वामी को माल की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। ये खोया हुआ फाइंडर ऑफ गुड्स के कुछ अधिकार और कर्तव्यों के बारे में हमने देखा। अधिकार में हमने एक प्रयोग किया था ग्रहणाधिकार, लियन। इसके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। ग्रहणाधिकार किसी दूसरे के माल पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति का ऐसा अधिकार है जिसके अधीन वह उस माल को तब तक रोक रख सकता है जब तक कि उसकी किन्हीं निश्चित दावों या मांगों को पूरा या संतुष्ट नहीं कर दिया जाता। ग्रहणाधिकार, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ग्रहण करने का अधिकार। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के अधिकार में जब किसी दूसरे व्यक्ति की कोई वस्तु होती है तो वह उस वस्तु को उस समय तक अपने पास रोके रख सकता है, रोके रखने का अधिकार है जब तक कि अधिकार रखने वाले व्यक्ति की मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता। यहाँ पर मांगों से तात्पर्य सामान्यतः वैधानिक मांगों से है। सामान्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ग्रहणाधिकार किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रकट करता है। यह अधिकार तब उत्पन्न होता है जबकि उस व्यक्ति का माल पर अधिकार हो तथा माल के स्वामी पर ऐसे व्यक्ति का धन बकाया हो। यदि माल पर अधिकार है और कोई भी धन बकाया नहीं है तो ग्रहणाधिकार का अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। तो जब कोई वैधानिक मांगों को पूरा होने तक और मांग आपके अधिकार में है माल, तभी ग्रहणाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। ग्रहणाधिकार की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहला, ग्रहणाधिकार पर माल पर अधिकार होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि यदि वस्तु आपके पोजीशन में है तभी आप ग्रहणाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वस्तु पोजीशन में नहीं है तो ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा, ग्रहणाधिकार की जो उत्पत्ति है वह राजनियम के द्वारा होती है। कानून इसकी उत्पत्ति करता है।
कानून कहता है कि एक व्यक्ति अपनी वैधानिक मांगों के लिए यदि दूसरे व्यक्ति की कोई संपत्ति उसके अधिकार में है तो तब तक रोक सकता है जब तक कि उसकी वैधानिक मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता। ग्रहणाधिकार निरंतर रूप से चलता है। यदि एक बार ग्रहणाधिकार समाप्त हो गया तो उसी वस्तु पर पुनः ग्रहणाधिकार प्राप्त करना संभव नहीं होता। अर्थात यदि आपके पोजीशन में वस्तु है और आपने उसे लौटा दी तो आप उसी वस्तु पर अब ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ग्रहणाधिकार प्राप्त करने पर सुरक्षात्मक अधिकार मिलते हैं, न कि क्रियात्मक अधिकार। अर्थात जो माल आपने रोका है आप उससे सुरक्षा के लिए रोक सकते हैं, लेकिन आप उसको उस माल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। केवल ग्रहणाधिकार में वस्तु को अपने पास रोके रखने का अधिकार होता है। ग्रहणाधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है जिसे दूसरे व्यक्तियों में बांटा नहीं जा सकता है। ग्रहणाधिकार तथा गिरवी में भी अंतर होता है। आगे हम इसी में गिरवी के बारे में भी पढ़ेंगे। ग्रहणाधिकार दो प्रकार का होता है। 2 टाइप्स ऑफ लियन। पहला विशिष्ट ग्रहणाधिकार और दूसरा साधारण ग्रहणाधिकार। विशिष्ट ग्रहणाधिकार वह ग्रहणाधिकार है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी वस्तु विशेष के संबंध में प्राप्त होता है। अर्थात इस ग्रहणाधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति का वही माल रोकने का अधिकार होता है जिस पर उसके श्रम, सेवा, योग्यता का पारिश्रमिक या मूल्य बकाया हो। अर्थात विशिष्ट ग्रहणाधिकार किसी विशिष्ट वस्तु पर विशिष्ट वस्तु के संबंध में बकाया मूल्य या पारिश्रमिक या शुल्क खर्चों के लिए प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको बताया, खोए हुए माल के प्राप्तकर्ता को विशिष्ट ग्रहणाधिकार प्राप्त होगा, क्योंकि माल और जो मांग है उसमें संबंध होता है। निक्षेप ग्रहीता को, गिरवी ग्राही को, एक अदत्त विक्रेता को, एजेंट को यहाँ पर विशिष्ट ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है। या हम बहुत ही सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि विशिष्ट ग्रहणाधिकार में उसी वस्तु को अपने अधिकार में रोका जाता है जिस वस्तु के संबंध में दायित्व शेष होता है। अर्थात एक टेलर सिलाई की गई वस्तु को उस समय तक रोके रख सकता है जब तक कि उसकी सिलाई का भुगतान नहीं कर दिया जाता। यदि आपने अपनी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग के लिए दी है तो वह मोटरसाइकिल तब तक अपने पास रोके रख सकता है जब तक कि उसकी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग के चार्जेस का भुगतान आपके द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये तो था आपका विशिष्ट ग्रहणाधिकार। ग्रहणाधिकार का दूसरा प्रकार है सामान्य ग्रहणाधिकार। सामान्य या साधारण ग्रहणाधिकार वह अधिकार है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने अधिकार में रखे किसी अन्य व्यक्ति के माल को तब तक अपने पास रोक सकता है जब तक कि उसकी बकाया समस्त ऋण व दावों का भुगतान या निपटारा नहीं कर दिया जाता। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को
किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार में रखे हुए माल को उस व्यक्ति पर बकाया समस्त ऋणों के भुगतान तक रोकने के अधिकार को सामान्य ग्रहणाधिकार कहते हैं। सामान्य ग्रहणाधिकार के बैंकर को जो प्राप्त अधिकार है, बैंकर अपने खातेदार के बकाया खाते के सामान्य शेष के लिए खातेदार के अधिकार में रखी हुई किसी भी संपत्ति को रोक सकता है। घाटपाल अपने माल को तब तक रोक सकता है जब तक कि उसके जहाजी घाट के बकाया संपूर्ण किराए का भुगतान नहीं किया जाता। उच्च न्यायालय के अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, न्यायवादी, बीमा पत्र के दलाल व अन्य व्यक्तियों को जो ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है उसे हम सामान्य ग्रहणाधिकार कहते हैं। अब सामान्य ग्रहणाधिकार और जो विशिष्ट ग्रहणाधिकार है उसमें आपको अंतर देखना होगा। इसको आप अपनी बुक से, मैंने दोनों को समझा दिया है, दोनों के एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब इसको आप स्वयं थोड़ा देखिएगा और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बता सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर गिरवी अनुबंध के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ कि गिरवी अनुबंध क्या है। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार जब किसी माल का निक्षेप किसी ऋण अथवा वचन के लिए प्रतिभूति के रूप में किया जाता है तो उसे गिरवी कहते हैं। अर्थात गिरवी अनुबंध एक विशेष प्रकार का निक्षेप अनुबंध है। बहुत ही सामान्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब ऋणदाता ऋणी को ऋण देने के बदले में ऋणी की कोई मूल्यवान वस्तु अपने पास रखता है तो उसे हम गिरवी का अनुबंध कहते हैं। गिरवी अनुबंध के दो पक्षकार होंगे, गिरवी कर्ता और गिरवी ग्राही। माल का स्वामी या ऋणी जो अपने द्वारा लिए गए ऋण पर कोई प्रतिभूति देने हेतु माल का निक्षेप करता है उसे गिरवी रखने वाला या गिरवी कर्ता कहते हैं। वह व्यक्ति जो दूसरे के माल को ऋण के भुगतान या वचन के बदले में स्वीकार करता है, गिरवी रखता है, उसे गिरवी रख लेने वाला व्यक्ति या गिरवी ग्राही कहते हैं। उदाहरण के लिए ए व्यक्ति बी व्यक्ति से 1 लाख रुपए का ऋण लेता है। इसके बदले में ए व्यक्ति अपने बहुमूल्य आभूषण बी व्यक्ति के पास रखता है तो ए व्यक्ति गिरवी रखने वाला और गिरवी कर्ता और बी व्यक्ति ऋणदाता गिरवी ग्राही कहलाएगा। यह सामान्य रूप से निक्षेप के समान ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। आपको मैं गिरवी और निक्षेप में अंतर बता देती हूँ। गिरवी अनुबंध किसी ऋण के भुगतान अथवा वचन के निष्पादन की प्रतिभूति के रूप में माल पर अधिकार दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, जबकि निक्षेप में एक पक्षकार अपनी वस्तु का अधिकार अस्थायी उद्देश्य के लिए दूसरे पक्षकार को सौंपता है और उद्देश्य के पूरा होने पर वस्तु वापस लौटाई जा सकती है। गिरवी अनुबंध का उद्देश्य ऋण के भुगतान या वचन के निष्पादन का विश्वास दिलाना होता है, जबकि निक्षेप उद्देश्य निक्षेप ग्रहीता तथा निक्षेपी दोनों में से किसी के भी अथवा दोनों के उद्देश्य को पूरा करना हो सकता है।
गिरवी ऋण चुकाने अथवा वचन के निष्पादन के लिए जमानत के रूप में रखा जाता है, जबकि निक्षेप में जमानत के रूप में कोई माल नहीं रखा जाता है। गिरवी अनुबंध में जमानत के रूप में रखी गई वस्तुओं के उपयोग का अधिकार नहीं होता है, जबकि निक्षेप में वस्तु के उपयोग किया जाता है। कुछ दशाओं में गिरवी में विक्रय का अधिकार प्राप्त होता है, जबकि निक्षेप के अंतर्गत केवल अधिकार प्राप्त होते हैं। गिरवी के अनुबंध में प्रतिफल का होना आवश्यक है, जबकि निक्षेप बिना प्रतिफल अर्थात निःशुल्क निक्षेप भी किया जा सकता है। गिरवी अनुबंध की समाप्ति ऋण चुकाने अथवा वचन पूरा करने के बाद होती है, जबकि निक्षेप अनुबंध की समाप्ति निक्षेप के लिए निश्चित अवधि बीतने अथवा निश्चित उद्देश्य के पूरा करने पर होती है। अब यहाँ पर हम इसके अधिकार कर्तव्यों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है गिरवी ग्राही के अधिकार। सबसे पहला है माल पर ग्रहणाधिकार। वह माल को तब तक अपने पास रोके रख सकता है जब तक कि उसके ऋण का भुगतान नहीं कर दिया जाता। बाद में लिए गए ऋण के लिए माल को रोकने का अधिकार। जब ऋणी माल गिरवी रखने के बाद कुछ और ऋण भी लेता है तो जो ऋणदाता है वह उस माल को उस और ऋण के लिए भी अपने पास रोके रख सकता है। जो असाधारण व्यय हैं उन व्ययों को प्राप्त करने का अधिकार है, वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है, माल को विक्रय करने का अधिकार है, शेष राशि प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद हम देखेंगे कि गिरवी ग्राही के क्या कर्तव्य हैं। सबसे पहला, जो माल रखा गया है उसकी उचित देखभाल करना, निजी प्रयोग में माल को नहीं लेना, वस्तु को अपने लिए नहीं खरीदना, अतिरिक्त राशि को यदि वस्तु को बेचकर ऋण का भुगतान समायोजित किया जाता है तो शेष बची हुई जो राशि है उस राशि को लौटाया जाएगा। ऋण प्राप्त होने पर माल को वापस लौटाना, माल को अपने माल में न मिलाना, शर्तों के अनुसार कार्य करना, ये कुछ कर्तव्य गिरवी ग्राही के होते हैं। दोनों के अधिकार हम देख सकते हैं। गिरवी कर्ता के अधिकार हैं माल को पुनः प्राप्त करने का अधिकार, माल में कोई उचित देखभाल न होने पर क्षतिपूर्ति करवाने का अधिकार, विक्रय की दशा में अधिक राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है, वृद्धि या लाभ को प्राप्त करना, ऋणी के अधिकारों का प्रयोग करना। इसी प्रकार से गिरवी कर्ता के कर्तव्य हैं माल के दोषों को प्रकट करना, यथा समय ऋण को चुकाना अथवा वचन को पूरा करना, असाधारण व्ययों का भुगतान करना। ये था हमारा गिरवी के अनुबंध तथा हमने खोया हुआ माल पाने वाले के अनुबंध के बारे में पढ़ा। मैं अपना वीडियो आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब हम मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।